हेलो दोस्तों। डिजिटाइजेशन और फाइनेंस के बीच का रिलेशनशिप हमेशा से ही स्ट्रेसफुल रहा है। एक तरफ है डिजिटाइजेशन, ये पैसों के काम करने का तरीका बदल सकता है। इससे वैल्यू क्रिएशन, स्टोरेज और अकाउंटिंग का तरीका बदल सकता है। इंडिया इस बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस चेंज का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। पिछले 10 सालों में यूपीआई जैसे टेक्नोलॉजीज ने हमारे कॉमर्स और ट्रांजैक्शंस करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरी तरफ है पैसे। ये बस एक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, ये एक सोशल इंटरफेस जैसे भी काम करता है। मतलब ये इंसानों, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को जोड़ता है और इन्हें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने देता है। इन सारे एंटिटीज के पैसे इस्तेमाल करने के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर पैसों के काम करने के तरीके को बदला जाता है तो इन सब से फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और डिजिटल फाइनेंस बस एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, इसको सक्सेसफुल होने के लिए इससे जुड़े पीपल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों को एक करना इतना मुश्किल है और डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स भी काफ़ी अनइवन रहे हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च या सीईपीआर के एक नए रिपोर्ट ने इन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। इसमें 5 ऐसे थीम्स थे जो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। आज की वीडियो में हम इन 5 थीम्स को एक एक करके समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देब, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला थीम है पब्लिक यूटिलिटी और प्राइवेट एप्स के बीच आर्किटेक्चर्स का डिफरेंस। एक बात सोचो, यूपीआई इतना अच्छा क्यों है? सीईपीआर के हिसाब से इसका कारण है यूपीआई का आर्किटेक्चर। कोई भी अच्छा पेमेंट सिस्टम 3 बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ट्रांजैक्शंस पे एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि पेयर ने एक्चुअली पेमेंट ऑथराइज किया है, और पैसों को एक्चुअली कैसे मूव किया जाए। लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खास करके बैंक्स के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। यूपीआई इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इसने एक न्यूट्रल पब्लिक सिस्टम बनाया जिसमें अलग अलग बैंक्स और पूरे नेटवर्क के दूसरे एंटिटीज़ एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं। इससे यह इंश्योर हुआ कि पूरे इकोनॉमी में हर कोई सिस्टम को यूज़ कर सके और इसमें कोई मोनोपोली भी ना बना पाए। यूपीआई के डेवलपमेंट का ब्रेक थ्रू इसका ऐप नहीं था, ये इसका आर्किटेक्चर डेवलप करना था जिसपे कई ऐप्स ऑपरेट कर सकें। और जैसे ही डिजिटल फाइनेंस को बस ऐप्स की जगह एक आर्किटेक्चर की तरह देखा जाता है तो ये बस पेमेंट सेटलमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहते, ये और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ब्राज़ील का एग्जांपल ले तो इन्होंने पिक्स के थ्रू एक पेमेंट्स का प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन फिर इस पे और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी जोड़े जाने लगे जिसके कारण इसका फाइनेंशियल सिस्टम और भी चीज़ें कर सकता था। जैसे इस पे ओपन फाइनेंस सेटअप किया गया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंस्टीट्यूशंस के बीच फाइनेंशियल डेटा को पोर्टेबल बनाता है। इससे बहुत सारे नए यूज केसेस बन पाते, जैसे एंटिटीज किसी को लोन देने के पहले उसकी पेमेंट हिस्ट्री देख सकते थे और ऐप के अंदर ही पेमेंट फ्लोज भी परमिट कर सकते थे। लेट 2024 तक ब्राजील के 6.2 करोड़ लोगों ने डेटा शेयर करने का कंसेंट दे दिया था। ब्राजील का अगला गोल करंट एपीआई बेस्ड सिस्टम को हटाने का है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेटा और पैसों के गेट कीपर्स बन जाते हैं। ब्राजील इसके बदले ड्रेक्स नाम का एक टोकनाइज्ड प्लेटफॉर्म सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। ड्रेक्स लोगों को अपने पैसे प्रोग्राम करने देता है, इससे कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे फीचर्स और कैपेबिलिटीज कंट्री के बनाए सिस्टम से आ रहे हैं। इंडिया की तरह ही ब्राजील भी इन सिस्टम्स को पब्लिक यूटिलिटीज जैसे ट्रीट करता है। प्राइवेट सेक्टर इस पे सबसे अच्छा इंटरफेस बनाने के लिए कम्पीट करता है, लेकिन इसका एक ऑपोजिट अप्रोच भी है। यूएस जैसे देशों के मॉडल में प्राइवेट कंपनीज ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती हैं। यूएस ने रिसेंटली जीनियस एक्ट पास किया। इस एक्ट ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंडर प्राइवेट कंपनीज स्टेबल कॉइन्स बना सकती हैं। इन दोनों में से कौन सा मॉडल बेटर है ये तो नहीं कहा जा सकता। प्राइवेट कंपनीज तेजी से इनोवेट करती हैं, लेकिन कंपटीशन के कारण ये कोलैबोरेट भी नहीं कर पाती। बिना किसी क्लियरिंग सिस्टम के ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज के स्टेबल कॉइन्स करेंसी जैसे काम ही ना करे। सीईपीआर का दूसरा थीम है कैश से जुड़े एनोनिमिटी का खत्म होना। जब पेमेंट्स ऑनलाइन होते हैं तो प्राइवेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो दोस्तों, जब लोग ट्रांजैक्शन के लिए कैश का यूज करते हैं तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। पेमेंट्स के फ्लो से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स के केस में हर ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड जनरेट करता है। सीईपीआर के रिपोर्ट के हिसाब से इससे एक प्राइवेसी गैप बनता है। जनरली प्राइवेसी को एक सिविल लिबर्टी के इशू जैसे ट्रीट किया जाता है। ऐसे में प्राइवेसी कंसर्न्स को इजीली इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये आपका राइट है तो इसे सरेंडर भी किया जा सकता है। तो अगर लोग अपना डेटा कन्वीनियंस के लिए दे देते हैं तो ये एक वॉलंटरी चॉइस होता है, सिस्टम का फेलियर नहीं। सीईपीआर का रिपोर्ट इस डिबेट को रिफ्रेम करने की कोशिश करती है
कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके लिए डेटा प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। डिजिटल फाइनेंस का एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट स्कोरिंग, कंप्लायंस और फ्रॉड डिटेक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होते हैं, लेकिन कई केसेस में डेटा का यूज़ ऐसे इंसाइट्स के लिए होता है जिनका यूज़ लोगों के अगेंस्ट होता है। जैसे जो चीज़ कोई कस्टमर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खरीदता है, उसके लिए उसे ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है। सीईपीआर का कहना है कि जब कस्टमर्स अपना डेटा सरेंडर करते हैं तो वो सिर्फ खुद को हार्म नहीं करते, इससे दूसरों को भी हार्म होता है। तो सिर्फ अपना डेटा प्रोटेक्ट करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि किसी और के डेटा का यूज़ करके भी आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर प्राइवेसी को एक इंडिविजुअल राइट जैसे ट्रीट किया जाता है तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड किए जा सकते हैं। इस सिचुएशन को देखने का एक और तरीका भी है, जिसे इकोनॉमिस्ट्स पब्लिक गुड कहते हैं। ये साफ हवा जैसा होता है, पूरे सोसाइटी को इससे फायदा होता है, लेकिन इसके लिए इंडिविजुअल लोगों को कुछ सैक्रिफाइस करने होंगे। अगर लोगों को खुद से डिसीजन लेने दिया जाए तो वो ऐसे तरीके अपनाते रहेंगे जिससे पोल्यूशन होता रहेगा और सोसाइटी का भला नहीं होगा। सीईपीआर के रिपोर्ट का मानना है कि ऐसा ही कुछ प्राइवेसी के साथ भी हो रहा है। सिस्टम के इंसेंटिव्स ऐसे हैं कि प्राइवेसी को बार बार इग्नोर कर दिया जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से इसे ठीक करने का एक तरीका ये हो सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम्स को ऐसे डेवलप किया जाए कि लोगों की प्राइवेसी नेचुरली प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए ऑफलाइन बैलेंसेस या क्रिप्टोग्राफिक जीरो नॉलेज प्रूफ्स को सिस्टम में इंक्लूड करना होगा। ऐसा अभी करना सही होगा जब नए सिस्टम सेटअप किए जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो डिजिटल मनी एक सर्वेलेंस टूल बना रह जाएगा। सीईपीआर के रिपोर्ट का तीसरा थीम है स्टेबिलिटी का इल्यूजन। स्टेबल कॉइन्स को एक सिंपल प्रॉमिस के बेसिस पे मार्केट किया जाता है। एक टोकन का वैल्यू $1 होता है, लेकिन ये प्रॉमिस असलियत में कितने अच्छे से काम करता है। रिपोर्ट इस प्रॉमिस के इंटरनल ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करती है। इसे ये पता चला कि ये प्रॉमिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली मेंटेन नहीं होता, इसे इंस्टीट्यूशंस बैकग्राउंड में सेट करते हैं। देखो दोस्तों, स्टेबल कॉइन्स एक्चुअली 1:1 बैक्ड होते हैं। थ्योरी में हर स्टेबल कॉइन के लिए $1 इश्योर के बैंक अकाउंट या किसी डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टेबल कॉइन का ओनर इसे $1 के लिए कहीं भी एक्सचेंज कर सकता हो। 2023 में हमने इसका एक बुरा एग्जाम्पल देखा। यूएसडीसी स्टेबल कॉइन इशुअर सर्कल ने अपने हर कॉइन को बैक करने के लिए सेम अमाउंट को अपने बैंक में डिपॉजिट किया था। अनफॉर्चुनेटली ये बैंक सिलिकॉन वैली बैंक था। जब ये बैंक कोलैप्स हुआ तो सर्कल के $3.3 बिलियन बैंक में फंसे हुए थे। अचानक पैनिक बढ़ा और लोग अपने कॉइन्स बेचने लगे। इससे टोकन का प्राइस $0.87 तक गिर गया। जब गवर्नमेंट ने इन डिपॉजिट्स के लिए गारंटी दिया तब जाके टोकन का वैल्यू स्टेबल हुआ, लेकिन तब तक सर्कल को कई बिलियन डॉलर्स के एसेट्स सेल करने पड़े ताकि वो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाएं। सीईपीआर के लिए स्टेबल कॉइन्स डिजिटल कैश नहीं है, ये मनी मार्केट फंड्स जैसे हैं। नॉर्मल टाइम्स में ये बैंक्स को ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम से जोड़ता है, लेकिन स्ट्रेस के टाइम में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। कोई इंस्टीट्यूशन फाइनल सेटलमेंट गारंटी नहीं करता, पैसे रिडीम करने का कोई तरीका भी नहीं होता। अगर सिचुएशन बिगड़ने लगती है तो लोगों को डिस्काउंट से डील करना पड़ता है, इसके साथ इन्हें चार्जेस से भी डील करना पड़ता है। फेलियर्स का कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब होता है। स्टेबल कॉइन्स का मार्केट $270 बिलियन का है और ये सिर्फ 2 एंटिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड भी है, टेदर और सर्कल। ये दोनों एंटिटीज वॉल्यूम का 85% कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें से कोई भी फेल करता है तो इससे ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबल कॉइन्स खराब हैं, ये बस अभी भी अर्ली स्टेजेस में हैं। पैसों की वैल्यू इस बात पे डिसाइड होती है कि वो स्ट्रेस के टाइम पे कैसे रिएक्ट करता है। स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू तभी होती है जब मार्केट्स कॉन्फिडेंट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स जैसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट बैकस्टॉप्स या स्ट्रिक्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बिना ये ट्रूली डिजिटल डॉलर्स नहीं बन सकते हैं। फोर्थ थीम है स्मार्ट मनी और सिंगलनेस। सेंट्रल बैंक सिंगलनेस के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब $1 की वैल्यू हर फॉर्म में $1 ही होना चाहिए। लेकिन हम प्रोग्रामेबल मनी का एरा एंटर कर रहे हैं, जिसमें पैसों पे ये रूल्स लग रहे हैं कि ये क्या खरीद सकते हैं, ये कब मूव कर सकते हैं, एटसेट्रा। जैसे गवर्नमेंट लोगों को सिर्फ खाना खरीदने के लिए पैसे दे सकती है, या ये ऐसे वेलफेयर पेमेंट्स कर सकती है जिससे लिकर ना खरीदा जा सके। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहती हो तो वह ऐसे पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है जो 3 महीनों में एक्सपायर हो जाएगा। अगर हर रुपी अलग बिहेव करता है तो इससे सिंगलनेस मेंटेन नहीं हो पाता। एक तरीके से इससे अलग अलग तरह के पैसे बन जाते हैं। ऐसे फ्रैगमेंटेशन के कारण मॉनेटरी सिस्टम चलाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये एक असली पॉसिबिलिटी है। तो अब एक ज़रूरी सवाल ये है कि क्या प्रोग्रामेबल मनी के ट्रेड ऑफ्स इसके फ़ायदे के लायक हैं? सीईपीआर के रिपोर्ट का मानना है कि ये ट्रेड ऑफ्स इसके फ़ायदे के लायक हैं।
अगर पैसों पे रूल्स सेट करके इसके यूज को बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे गैम्बलिंग रोकना, तो प्रोग्रामेबल मनी के फायदे इसके रिस्क से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन लॉजिकली प्रोग्रामेबल करेंसी से हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। फ्यूचर में एक लिक्विड रुपी होने की जगह हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एसेट्स का ग्रुप हो सकता है, जिसके अलग अलग वैल्यूज और फ्रीडम्स होंगे। रिपोर्ट का 5th थीम है एल्गोरिथमिक क्रेडिट। डिजिटाइजेशन से लोन्स में पैसों का बिहेवियर बहुत चेंज हो सकता है। फिलहाल डिजिटल लेंडिंग के कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम होते हैं और पैसे इजीली डिसबर्स भी होते हैं, लेकिन ये बस शुरुआत है। लेजर्स, डेटा और प्रोग्रामेबल मनी के थ्रू बोरोइंग एक एकदम अलग एक्सपीरियंस बन सकता है। हम इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देख रहे हैं। कंपनीज ऑल्टरनेटिव डेटा और मशीन लर्निंग के थ्रू किसी बोरोअर के लोन वापस पे करने की एबिलिटी समझ रहे हैं, और ये क्रेडिट स्कोर से भी बेटर काम कर रहा है। लेकिन एप्लीकेशन इससे भी आगे जा सकता है। लोन्स में एनफोर्समेंट हमेशा से एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है, मतलब बोरोअर से पैसे वापस मिलना इंश्योर करना। रिपोर्ट के हिसाब से डिजिटल कोलैटरल के थ्रू टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सोचो एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे एक मर्चेंट अपने रेवेन्यू के लिए रिलाई करता है। इस मर्चेंट का फ्यूचर रेवेन्यू लोन का कोलैटरल बन सकता है। प्लेटफॉर्म मर्चेंट को लोन दे सकता है और मर्चेंट के अपने रेवेन्यू को हाथ लगाने के पहले ही इससे लोन पेमेंट्स डिडक्ट कर लिए जा सकते हैं। फाइनेंस और डिजिटाइजेशन का एक होना हमारे डेली लाइफ्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। डिजिटल फाइनेंस अब सिर्फ पेमेंट से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक अच्छी चीज़ है या क्या ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।